So hi guys, I'm Ashish and you're watching me on CADC. So guys, आज का लेक्चर बहुत ही डिफरेंट होने वाला है. कुछ लोगों ने नाम सुनी होगी नीट, आईआईटी, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, लेकिन ये सीयूईटी क्या है? सीयूईटी सबसे पहली बार आपको 2021 में एग्जाम सबसे फर्स्ट टाइम ये हुआ है. ठीक है, तो ये बहुत ही एक कह लो कि न्यू डोमेन है. ये एंट्रेंस है क्या, कौन कंडक्ट करवाती है, इस एंट्रेंस की जरूरत क्यों पड़ी, ये सब कुछ आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं इस लेक्चर के अंदर. और इसके अलावे आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे 120, जिसमें से कि गारंटीड, आप लगा लो गारंटीड है कि इसमें से आपको जितने भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि आपको मैं बताऊंगा ये पैटर्न क्या है, एग्जाम कहाँ से आएंगे, क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ आज डिस्कस करेंगे. तो इसको आप सॉल्व करने के बाद आपका 30% काम हो जाता है. उसके बाद आपको सीधा ही क्या करना है, आपकी बैठना है और तैयारी स्टार्ट करनी है. फिर आपको एक पैटर्न मिल जाएगा कि जो हम काम करने वाले हैं वो काम अपने डायरेक्शन में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. जो सीयूईटी 2022 है उसमें अगर आप अपीयर होने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए एक समझ लो कि वरदान है बिल्कुल. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे सीयूईटी की. ये सीयूईटी है क्या? जो आपको ये सीयूईटी दिख रही है ये एक एग्जाम है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऑल दोज यूनिवर्सिटीज विच आर बेसिकली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वो सारे हो गए आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में क्या होती है, नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं. बहुत सारे आपने सुने होंगे जहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज है. मेडिकल कॉलेज हो गया, वहाँ पे आपको एमबीबीएस कराएंगे, बीडीएस करवाएंगे, बीएचएमएस करवाएंगे, बीएएमएस करवाएंगे. लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि आपको यहाँ पर वो नहीं मिलता, एमबीबीएस करने नहीं मिलते, ना आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, ना आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये मिल रही है ना. तो वो सारी एग्जाम, हालांकि यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के भी एग्जाम है सीयूईटी में, लेकिन वो क्या है, वो नॉन प्रोफेशनल है. ठीक है, वहाँ से आपको आप टीचिंग लाइन में जा सको, टुवर्ड कह लो कि आप एकेडमिक्स के टुवर्ड हो. ठीक है, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इकट्ठा हुई और इन्होंने एनटीए को अप्रोच किया. ठीक है, तो ये एक एनटीए है. एनटीए एक एजेंसी है जो बहुत सारी एग्जाम इंडिया में कंडक्ट करवाती है. आपके सीएसआईआर वो कंडक्ट करवाती है, नीट भी वही कंडक्ट करवा रहा है, ट्रिपल और जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो एनटीए कंडक्ट करवाती है. तो एनटीए के पास ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पहुंचे. इन्होंने बोला कि हमें आप एक एग्जाम करा दो जहां पर हम बीएससी, बीए, बीकॉम इनके लिए भी हम एंट्रेंस करवाएंगे. फिर क्या होगा कि जो टैलेंटेड लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, है ना. तो ये एक सीयूईटी का कॉन्सेप्ट फिर हमारे को एमर्ज होके आया. तो अब ये सीयूईटी एग्जाम जो है, ये सीयूईटी एग्जाम सबसे फर्स्ट टाइम कब कंडक्ट करवाई गई? 2021 में. 2021 का पैटर्न अगर आप उठा के देखोगे वो बिल्कुल ही अलग है 2022 से, बिल्कुल ही अलग है पैटर्न. तो 2021 में क्या था, 2022 में क्या है, हो सकता है 2023 में हो तो वहां भी चेंज हो जाए. लेकिन जो सिमिलर चीज रहती है वो होती है आपकी डोमेन. अगर आप बीएससी करने वाले हो तो बीएससी कहां करोगे आप? जूलॉजी, बॉटनी या फिर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री इनमें करोगे, है ना, बीएससी. तो इनमें क्या होता है, जो डोमेन है आपके, फिजिक्स है तो फिजिक्स के ही क्वेश्चन मिलेंगे, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन मिलेंगे, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे. तो ये चीज कॉमन रहती है. ठीक है, चाहे कितने भी बार चेंज कर लें. हो सकता है 2021 के बाद 2022 में इन्होंने पैटर्न चेंज किया तो इन पैटर्न में डोमेन बना दिया इन्होंने. 27 डोमेन्स है टोटल, है ना. तो अब हम बात करेंगे उन डोमेन्स की कि आखिर वो डोमेन्स हैं क्या और हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करें. ठीक है, तो अगर आपको सीयूईटी में अपीयर होना है तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कोर्स कौन सा चूज कर रहे हो. अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है 12th के बाद तो आप जाहिर है कि आप बीएससी में जाओगे. लेकिन फिर आपको बीएससी में भी डाइवर्जन मिल जाती है कि बीएससी केमिस्ट्री करना है, बॉटनी करना है, या जूलॉजी करना है, या फिर फिजिक्स करना है. तो अब क्या है, यहां पर आपको आ जाती है डोमेन्स. ये सारी डोमेन्स हैं, बीएससी के डोमेन्स हो गए. इसी तरह बीए के भी डोमेन्स होंगे. आप मान के चलो आपको पॉलिटिकल साइंस में करना है, इंग्लिश में करना है, हिंदी में करना है या फिर हिस्ट्री में करना है, तो ये सारे डोमेन्स हो गए. तो इस तरह के 27 डोमेन्स सीयूईटी के अंदर आते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये क्लियर हो गई आपको 27 का क्या है, डोमेन्स है. तो अब क्या हुआ कि 2021 में जब सीयूईटी करवाया गया फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो वहां पर इन्होंने क्या किया है कि 2021 में सीयूईटी में इन्होंने दो सेक्शंस रखे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए में क्या किया इन्होंने, एप्टीट्यूड्स पूछे आपको 25. तो यहां पे 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 आपको क्या मिले थे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मिले थे. यहाँ पे रीजनिंग होगी, मैथ्स होगा, थोड़ा सा इंग्लिश भी पूछ लेंगे अगर आपके लैंग्वेज, वैसे तो अब लैंग्वेज अलग है. ठीक है, तो वहां पे इंग्लिश की आपको जरूरत नहीं है. तो यही मोटो था 2021 से 2022 में जो चेंजेस किए गए, तो इन्हीं चीजों के कारण चेंजेस किए गए.
ठीक है, तो अब बात करेंगे कि सेक्शन बी में, तो यहां पे सेक्शन बी में आपको 75 क्वेश्चंस मिलते थे। वो 75 क्वेश्चंस आपको होते थे डोमेन से। डोमेन मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बीए करना चाहते हो तो हिस्ट्री, सिविक्स, कहीं से भी। लेकिन अब 2022 में पैटर्न हुआ चेंज। 2022 में इंस्टीड ऑफ 2 सेक्शंस यहां पर 3 सेक्शंस आपके आ गए, ए, बी एंड सी। ए में आपका फुली वो लैंग्वेज टेस्ट करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि जो स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं सीयूईटी में वो आपके साउथ के भी हो सकते हैं, जहां पर हिंदी नहीं है, इंग्लिश नहीं है, वो अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। तो उनके लिए उन्होंने लैंग्वेज टेस्ट रखा सबसे फर्स्ट सेक्शन ए में। सेक्शन बी को कर दिया इन्होंने डोमेन, जहां पर इन्होंने किया है 27 डोमेन्स को लॉन्च। उन 27 डोमेन से सेक्शन बी में क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन सी में फिर क्वेश्चन जो आएंगे वो होंगे आपके एप्टीट्यूड के। तो यहां पर आपका फिर से आ जाता है एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है ना, और छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि 12th के अगर आप कोर्स करने वाले हो तो थोड़ी एप्टीट्यूड होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली एप्टीट्यूड ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अगर आप बीएससी जूलॉजी करने जाओगे तो बहुत सारे लोग हैं जो जूलॉजी में बहुत अच्छा करेंगे परफॉर्म, है ना, तो जूलॉजी तो सब पढ़ते हैं तो वो वहां पे स्कोर करेंगे, लेकिन ये हो जाता है आपका डिसाइडिंग फैक्टर एप्टीट्यूड लैंग्वेज, है ना। तो ये थी आपकी सीयूईटी की कहानी, पूरी कहानी मैंने बता दी। अब जो हमारा फोकस होगा वो होगा इन डोमेन्स में से बेसिकली बायोलॉजी डोमेन। ओके, तो यहां पर हम करेंगे बात बायोलॉजी डोमेन के बारे में। बायोलॉजी डोमेन में बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं, आपको यहां पर पूरी कहानी, पूरी बायोलॉजी वो निचोड़ होगा आपको। सबसे पहले अगर आप एनटीए के सर्कुलर को देखोगे तो आपके जब आप कोई भी चीज़, कोई भी एग्जाम की प्रिपेयर करो, सबसे पहले क्या होता है इंपॉर्टेंट, कि आपके डेस्क पे हमेशा आपके सिलेबस को होना चाहिए। सिलेबस होगा तभी आगे बढ़ोगे। सिलेबस हर साल चेंज होती है। सीयूईटी केस में जो न्यू एग्जाम है वह हर साल आपको सिलेबस पैटर्न चेंज होते हुए दिखेंगे। तो आपको सबसे पहले आपके डेस्क पे सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास सिलेबस होगा तो फिर अब कैसे पढ़ना है वो आपको वहां पे पता चल जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आप बायोलॉजी में जाना चाहते हो तो वहां पे साफ साफ उन्होंने लिखा है कि डोमेन्स में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन होंगे। और एनसीईआरटी भी कौन सा भैया? 12th। सिर्फ आपको 12th क्लास के एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिलेंगे सीयूईटी के एग्जाम में, जो डोमेन की बात कर रहा हूं मैं, सेक्शन बी। ठीक है, तो अब सेक्शन बी में आपको डोमेन से क्वेश्चन मिल रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी से। तो ये क्या हुआ आपके लिए? बहुत ही ईजी हो गया। एक पतली सी बुक है यार 12th क्लास की, उसको आप पढ़ोगे कितना टाइम लगेगा? 1 महीने में सब पढ़ देंगे। अगर बायोलॉजी की बात करो तो सब पढ़ देंगे 1 महीने में। तो कंपटीशन यहां नहीं है भैया, कंपटीशन कहां है? यहां पे। ठीक है, तो अब कंपटीशन है तो आपको सबसे अलग कौन बनाएगा? तो अलग हम बनाएंगे, जिसकी रेपुटेशन 20 साल से है हमारी कोचिंग की। तो अब ये आपको बनाएगी उस काबिल कि आप एग्जाम में जाके सबसे अलग परफॉर्म करो, है ना। तो अब अलग परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। आज आपको 120 क्वेश्चंस बताएंगे बायोलॉजी के निचोड़, बिल्कुल, है ना। उसके आगे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप 12th बायोलॉजी पढ़ के बीएससी बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स कुछ भी करना चाहते हो, ठीक है, तो ये आपको एक लाइन देगा, एक ओरिएंटेशन देगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस ही आ सकते हैं। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आपको इस डोमेन में 50% क्वेश्चंस इन्हीं के इन एंड अराउंड मिलेंगे जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो चलो करते हैं आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप और स्टार्ट करते हैं अपना मैराथन। ठीक है, तो बायोलॉजिकल साइंसेस, अगर बायोलॉजिकल साइंसेस की बात करो तो ये बायोलॉजी है बेसिकली। अगर आप इसको बायोलॉजी को बायोलॉजिकल साइंसेस कह लो या बायोलॉजी कह लो, बात तो वही है। तो बायोलॉजिकल साइंसेस में सबसे पहला सेक्शन जो मेरा है, उस सेक्शन में आपको मिलेंगे सारे डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चंस। क्या किया है इन्होंने? अगर आप डोमेन को देखोगे तो डोमेन पे उन्होंने लिखा हुआ है कि या तो वो बायोलॉजिकल साइंसेस ऑब्लिक बायोलॉजिकल साइंसेस और बायोटेक और बायोकेमिस्ट्री। तो इसीलिए मैंने क्या किया है आपके लिए, बायोकेमिस्ट्री के भी, बायोटेक के भी और एग्रीगेट मतलब आप कह लो कॉमन बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं। तो शुरू के 40 क्वेश्चंस आपको बायोलॉजिकल साइंसेस से होंगे, फिर बायोटेक से होंगे, फिर आपको बायोकेमिस्ट्री से। ठीक है, तो चलो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज
What is the term used to describe genetic and morphologically similar individuals? अगर दो इंडिविजुअल हैं, वो समान दिख रहे हैं, ठीक है, कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो सबसे आप यहां पर देखो, पहला क्या है? ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग, क्लोन, गैमीट, प्रोजेनी। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा सीधा ही क्लोन। क्यों? अब अगर बात करो ऑफस्प्रिंग की, ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं? ऑफस्प्रिंग एंड प्रोजेनी, ये दोनों सेम चीज है, और इसका मतलब होता है फीटस। जो आपके रिप्रोडक्शन हुई, रिप्रोडक्शन के बाद जो आउटकम निकल के आया, पैदा हुए बच्चे, वो हो गए आपके प्रोजेनीज। क्लोन वो होगा, अगर मान के चलो कोई इंसानी है, ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है, दूसरा इंसान सिमिलर दिख रहा है इसी के जैसा, तो ये होगा एक दूसरे के क्लोन। बोलते हैं ना कि तुम्हारी क्लोन बनाएंगे, तो ये क्लोन वही क्लोन है, ठीक है। गैमीट सबको पता है, गैमीट क्या है? तो गैमीट एक जर्म सेल है, खत्म। तो इसके आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं था क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन, एंथर इज अ पार्ट ऑफ एंड्रूसियम, गाइनीसियम, बोथ और नन, ठीक है। तो एंथर इज ए पार्ट ऑफ, सबसे पहली चीज, अगर आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में जाते हो, ये सीक्वेंस में आपके एनसीईआरटी को अगर लो तो रिप्रोडक्शन पहले करूंगा, फिर उसके बाद इनहेरिटेंस करेंगे, फिर उसके बाद जाके थोड़ा सा ह्यूमन वेलफेयर देखेंगे कि हमारे को क्या माइक्रोब से, एनिमल से, प्लांट से बेनिफिट मिल रही है, डिजीज देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे बायोटेक, फिर देखेंगे हम जाके इकोसिस्टम। तो इसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चंस मिलने वाले। तो सबसे पहले बात करेंगे एंड्रूसियम, गाइनीसियम, बोथ और नन। तो एंथर क्या है? जब आप किसी प्लांट को देखते हो, ठीक है, प्लांट को देखते हो तो आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलता है और फीमेल, ठीक है। तो मेल का जो पार्ट है, मेल को हम बोलते हैं एंड्रूसियम और फीमेल को बोलते हैं हम गाइनीसियम। गाइनीसियम, ठीक है। तो एंड्रूसियम और गाइनीसियम ये दो चीजें हैं, तो मेल एंड्रूसियम, फीमेल गाइनीसियम। जब एंड्रूसियम के आप स्ट्रक्चर और गाइनीसियम के देखो, तो एंड्रूसियम का कुछ ऐसा मिलेगा और आपको गाइनीसियम का ऐसा मिलेगा, है ना, तो ऐसा मिलेगा। जब आप यहां देखते हो तो आपको यहां पर, अब इधर बात नहीं करनी है, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ही आपको ये मिल जाता है एंथर, जिसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो एंथर इज अ पार्ट ऑफ एंड्रूसियम, नॉट द गाइनीसियम। दोनों का तो हो ही नहीं सकता, और इसमें से नन भी नहीं है, क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है। खत्म। बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग organisms has the highest number of chromosomes? बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, नीट में भी मिल जाते हैं आपको, है ना, सीयूईटी में मिल जाएंगे। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे क्या है कि कुछ कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन ये सबसे कम, सबसे ज्यादा ये चीजें हैं, सबसे ज्यादा एंट्रेंसेस में पूछे जाने वाली चीज हो जाती है। तो यहां पर आप अगर देखोगे तो इसका सीधा सा आंसर है आपको ऑफियोग्लॉसम, ये वाला, जो ये आप ऑफियोग्लॉसम देखते हो इसमें। और भैया इतना उतना नहीं, इसमें टोटल 1440 इतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अब अंदाजा लगा लो इससे ज्यादा क्या होगा। तो 1440 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको ऑफियोग्लॉसम में मिलते हैं, तो ये सबसे हाईएस्ट है। ओके, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्या पता ही टकराई जाए आपको क्वेश्चन सीधा ही। टॉलेस्ट ट्री, अब अगर टॉलेस्ट ट्री की बात करें तो आप जैसे ही थर्ड चैप्टर में जाओगे तो वहां पे आपको मिलेंगे ये, जहां पर बात करते हैं एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म की, तो आपको पहले ही मिल जाएगा ये सैक्वा। और एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं सैक्वा के बारे में, जो आप ये सैक्वा देख रहे हो ना, ये सैक्वा तो इसका आंसर है ही, लेकिन कभी आप क्विज खेलते हो तो आप ये भी बोल सकते हो कोई ऐसा प्लांट बताओ जिस प्लांट में 5 वोवेल आए, तो वो भी यही है, AEIOU, है ना, मजेदार चीज। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, है ना। तो डेट, पाम, कोकोनट, यूकेलिप्टस जो आप दिन दहाड़े देखते हो, वो सारी चीजें क्या है, वो लंबा पेड़ नहीं है, लंबा क्या है आपका सैक्वा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके
आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है, ओव्यूलेशन क्या है अभी सब डिस्कस करेंगे। ग्राफियन फॉलिकल रिग्रेसेस इन टू, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि ये क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ओव्यूलेशन क्या होती है, ओव्यूलेशन से पहले आपको मेंस्ट्रुएशन में जाना पड़ेगा, तो वो सब कुछ ये फीमेल रिप्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा आपको। तो एक ओवरव्यू लेते हैं पहले सबसे, ठीक है। अब क्या है कि मान के चलो कोई एक फीमेल है, कोई एक फीमेल है, ये फीमेल जैसे ही अपने 13-14 एज पे पहुंचती है, ठीक है, तो इसका होता है पबर्टी स्टार्ट, है ना। पबर्टी हो गया स्टार्ट, तो पबर्टी कब स्टार्ट होता है, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है। मेंस्ट्रुएशन जैसे ही स्टार्ट हुई तो आपके क्या होते हैं, जो ओव्यूल्स, जो सेकेंडरी oocytes हैं, वो अब रिलीज होने स्टार्ट होते हैं एक एक करके, और उसका साइकिल होता है हर, लगा लो आप, रफली 28 डेज में वो साइकिल चलता है कि एक, मान के चलो कि आपके oocytes निकल के आते हैं। अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। और अगर आप ग्रॉस पूरे स्टेप की बात करो तो वो होती है मेंस्ट्रुएशन, है ना। तो मेंस्ट्रुएशन में बहुत सारे फेजेस हैं, ओव्यूलेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज, प्रोलिफरेशन फेज, सारे हैं। तो क्या होता है कि अगर ओव्यूल है, ठीक है, मान के चलो कि अगर यहां से आपके oocytes निकल के आए, तो इसको किस चीज की जरूरत होगी, इसको जरूरत होगी स्पर्म की, इसको जरूरत होगी स्पर्म की। अब अगर इसको स्पर्म मिल गया तो ठीक है, लेकिन स्पर्म तो नहीं मिलेगा, शादी हुई नहीं है अभी, तो अब क्या होगा, तो इसकी यहां पे कहानी हो जाती है खत्म होनी स्टार्ट, ये ओव्यूल हो जाएगा डीजेनरेट। जब ये डीजेनरेट हो जाएगा तो इसके बहुत सारे स्टेप होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि आफ्टर ओव्यूलेशन, समझ में आ गया ओव्यूलेशन क्या था, ग्राफियन फॉलिकल जो ये oocyte थे वो कन्वर्ट हुए थे आपके मैच्योर होके एक अलग फॉर्म में। तो आप कह लो कि मैच्योर oocyte जो है उसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल किस चीज में डेवलप हो जाएगा, तो सीधा सा आंसर है इसका कॉर्पस ल्यूटियम। सबसे पहले वो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, फिर जाके वो कॉर्पस एल्बिकन बनेगा, ठीक है। अगर दोनों है, अगर तो उस पर आपको ध्यान देना है क्वेश्चन कैसे पूछे गए। यहां पूछ रहा है आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है, ये नहीं पूछ रहा आफ्टर कॉर्पस ल्यूटियम, तो सबसे लास्ट में बनेगा कॉर्पस एल्बिकन्स, जो व्हाइट कलर का होता है, ये थोड़ा सा येलोइश मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का क्रक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ स्पर्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पेनेट्रेटिंग द एग मेम्ब्रेन, ठीक है। आपने देख लिया वहां पर जो एग आए थे निकल के पिछले वाले क्वेश्चन में, जो ये एग है, ठीक है, इसमें अलग अलग पोल हैं बेसिकली। क्या है, एनिमल पोल है, एनिमल पोल है और वेजाइटल पोल है। अब क्या होगा कि स्पर्म की एंट्री होगी, है ना बच्चे। तो स्पर्म की एंट्री होगी, तो स्पर्म में क्या होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। तो पहले वाले स्ट्रक्चर जो इसको आप बॉडी बोलते हो, फिर आप फिलामेंट बोलते हो, है ना। तो बॉडी के ऊपर जो स्ट्रक्चर है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है यहां पे। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, एक्रोसोम। एक्रोसोम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिजर्वॉयर होता है सारे हाइड्रोलिसिस एंजाइम। हाइड्रोलिसिस एंजाइम वो एंजाइम है जो आपके बायोटिक सिस्टम को डिसॉल्व करता है, सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करता है, एक लेमन लैंग्वेज में अगर समझो। अब क्या होगा, ये एक्रोसोम जब यहां पेनेट्रेट करेगा तो ये इसके सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेगा। तो सिंपल सी बात वही है, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पेनेट्रेटिंग। पेनेट्रेटिंग क्या होता है, किसी चीज में अंदर जाना। तो यहां पे ये अंदर जाने के लिए क्या कर रहा है, सिस्टम का यूज कर रहा है एक्रोसोम, जो सबसे अपर पार्ट है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, पॉइंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब ये एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेगा, तो आपका सीधा सा आंसर यहां पे हो जाता है एक्रोसोम, नॉट द टेल, टेल तो पीछे है। एलोसोम, ऑटोसोम, इनका कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन से। समझ में आ गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस या कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोसीजर्स। तो अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है उसको अगर आपने समझ लिया तो आपको पता चलेगा कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, मान के चलो
और कोइटस क्या होता है? ये कोइटस क्या होता है? कोइटस वर्ड कुछ नहीं है, ये कोइटस वर्ड है मेटिंग। ठीक है, जब एक मेल फीमेल के बीच में, एक मेल फीमेल के बीच में मेटिंग हुई है तो मेटिंग को हम बोलते हैं कोइटस। ठीक है, कोइटस हुई। अब मान के चलो क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं, उनको अभी बच्चा नहीं चाहिए, बाद में बच्चा चाहिए, तो वो क्या करेंगे? कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो मेजर्स हैं जो मेजर आपको बेबी बर्थ से प्रिवेंट करता है। ठीक है, चाहे आप कॉन्डोम्स ले लो, चाहे आप आईयूडीज ले लो, आप कोई भी प्रोसीजर लगाते हो, कॉपर टी ले लो, ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी दो तरह के होते हैं। पहला तो ये हो गया कि आप कोई डिवाइस यूज कर रहे हो, कॉपर टी, कॉन्डोम्स, ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं? डिवाइसेस हैं। इम्प्लांट्स लगा रहे हो, वो भी डिवाइस है। डिवाइस इन द सेंस कि कोई ऐसा आप ऊपर से एक कवर यूज कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपका हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऐसे भी होते हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स आप कुछ यूज नहीं कर रहे हो, फिर भी आप बच्चा होने से बच रहे हो, तो वो मेजर भी हैं। जैसे एग्जांपल ले लो आप, क्या होता है कि विथड्रॉल। ठीक है, विथड्रॉल एक ऐसा है कि अगर मान के चलो कि कोइटस हो रही है तो आप विथड्रॉ कर लेते हो, स्पर्म को मीट होने नहीं देते हो एग से। तो ये एक प्रोसीजर है जो क्या है, जहां पे आप कुछ यूज नहीं कर रहे हो, बस क्या कर रहे हो आप कि आप जेनेटल ऑर्गन को क्या कर रहे हो, आप वो इजेक्ट करने नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो इजेक्ट करने ही नहीं दोगे तो इजेक्ट जब स्पर्म नहीं होगी तो आपके एग से जाके नहीं मिलेगी। तो ये एक क्या होता है, ये एक आपका हो गया नेचुरल प्रोसेस। तो नेचुरल प्रोसेस भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आते हैं और आपके डिवाइस बेस्ड कॉन्ट्रासेप्शन भी हैं। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शंस और डिवाइस बेस्ड कॉन्ट्रासेप्शन। अब ये कह रहा है कि अगर आप इमरजेंसी केस में कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करते हो तो वो कितने देर में आपको होगी बेनिफिशियल। तो ये बता रहा है कि 72 आवर्स ऑफ ओव्यूलेशन, जो बिल्कुल गलत है। ओव्यूलेशन तो डिफाइन नहीं है ना, वो कभी भी हो सकता है। ठीक है, 72 आवर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फिर ये भी कोई मतलब नहीं है। किस चीज की बात कर रहे हैं? कोइटस। दैट कोइटस इज द, जिसको आप लेमन लैंग्वेज में कह रहे हो, सेक्स है। ठीक है, तो अब क्या है, जब ये चीजें आपको यहां पे नहीं मिलती है तो ये आपका करेक्ट आंसर। 72 आवर्स ऑफ इंप्लांटेशन। इंप्लांटेशन से कोई मतलब नहीं है। इंप्लांटेशन तो खुद ही क्या है कि आपका लगा लो क्या है, वो सबसे बाद में आता है, जब बच्चा होने वाला होगा, जब इंप्लांटेशन तब होती है। इंप्लांटेशन क्या है? इंप्लांटेशन इज द प्रोसेस जहां पे आपका फीटस जो है अटैच होता है आपके उसमें। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम में। तो वो सारी चीजें बाद में आती है, सबसे पहले आती है ये कोइटस, जो इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस mentioned below, identify the one which does not specifically affect the sex organs. अब ये STDs होती क्या है? STDs आप सबने सुना होगा, है ना? तो STDs सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसी चैप्टर में आता होगा। तो STDs क्या होते हैं? STDs वो डिजीजेस हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। ठीक है, अगर कोई मेट है किसी का, अगर मेटिंग हो रही है तभी जाके वो ट्रांसमिट होगा डिजीज। तो ये सबसे पहली चीज तो ये है कि ये इन्फेक्शियस डिजीज है, लेकिन ये इन्फेक्शन कैसे हो रही है? ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द कोइटस। जब कोइटस होगी तभी वो फैलेगा, थ्रू बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड चाहे आप लिम्फ ले लो, चाहे ब्लड ले लो, चाहे आप कोई भी आप ऐसा ले लो, विसरल फ्लूइड जो भी है। विसरल तो इंटरनल फ्लूइड। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्वेट से होगा, ये सब मिसकंसेप्शन है कि स्वेट से भी एसटीडीज होती है, ऐसा कुछ नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि अब सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, वॉट्स, अगर आप इन सब को देखो, ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस में क्या है? वायरल एसटीडी। इसमें से सब में क्या होता है? आपके जेनिटल ऑर्गन वो आपके इंफेक्टेड होते हैं। लेकिन एड्स की बात करो तो ये क्या? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज है, जहां पर आपको इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाती है ना, ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है कि आपके एड्स में आपका जेनिटल ऑर्गन में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, आपके इफेक्ट कहां पे आ रहा है? इम्यून सिस्टम में। अगर आपको कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन होती है तब आपको दिक्कत होने वाली है बहुत ज्यादा।
कोविड हो गया तो आप ऐसे ही टपक जाओगे, है ना। तो ये सारी चीजें आती है आपको एक जहां पे आपके सेक्स ऑर्गन्स बिल्कुल भी कोई वहां पे आपको इफेक्ट कोई भी चीजें इफेक्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो ये यहां पे एड्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ZW। अब चैप्टर हो गया आपका स्टार्ट इनहेरिटेंस वाला, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में जब जाओगे तो ZW टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। चलो हम अपने से बात करते हैं। हमारे मैन में क्या होता है, अगर ह्यूमन के बारे में बात करो, होमोसैपियंस, तो होमोसैपियंस में क्या होगा, होमोसैपियंस में ये होगा जो हम देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में XY, है ना। तो हमारा जो बेसिकली जो हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन का सिस्टम है वो है XY टाइप, है ना। तो XY टाइप में बेसिकली क्या होता है, एक X क्रोमोसोम होगा, एक Y क्रोमोसोम होगा। अब क्या है, ये XX अगर है तो ये हो गई आपकी फीमेल, ये हो गया आपका मेल। क्यों, क्योंकि मेल में एक Y क्रोमोसोम आया, जो Y क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है आपके मेलनेस के लिए, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग टाइप, ग्रास हॉपर्स ले लो, ग्रास हॉपर्स में X0 टाइप होता है, तो वहां पर अलग सिस्टम मिलेगा। सारे स्पीसीज में आप जाओ तो कुछ ना कुछ मिलती है अलग सिस्टम। तो यहां पर जो ये सिस्टम बताया गया कि ZZ और ZW सिस्टम है ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, वो किस में मिलता है। तो ये चीजें आपको ना तो प्लेटिपस में मिलेगी, ना स्नेल में मिलेगी, ना कॉकरोच में मिलेगी, ये मिलेगा आपको पिकॉक में या बर्ड में कह लो। कोई भी बर्ड लो, चिक लो, उसमें भी आपको ZW सिस्टम ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस मिलता है, ठीक है। तो ये बात हो गई यहां पे खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिल रहा है, इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन 2 हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स, ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल्स ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन विल बी। तो क्वेश्चन आपको यहां पे दिख रहा है, इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि मुझे एक्सप्लेन करने। सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे, है ना। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, पहले ये देखेंगे, फिर हम देखेंगे हेटेरोजाइगस होमोजाइगस क्या होता है ना। फिर देखेंगे कि F1 जनरेशन क्या होता है, जनरेशन क्या है बेसिकली। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस है जहां पर आपको सिर्फ एक ही तरह के फिनोटाइप देख रहे हो, एक ही तरह के जीनोटाइप आ रहे हैं, तो ओनली वन एलील इन्वॉल्व होंगे वहां पे, ठीक है। तो अब वो बोल रहे हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बिटवीन हेटेरोजाइगस। अब हेटेरोजाइगस क्या होगा, मान के चलो अगर T है, दो अलग अलग यहां पर एलील्स देखने के लिए मिल रहे हैं आपको, तो दिस इज हेटेरोजाइगस। और एलील्स क्या है, एलील्स है 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन, ठीक है। तो यहां पर ये एक T जीन है, एक T जीन है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि X भी है, Y भी है। क्रोमोसोम्स क्या है, हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास 2 अलग अलग सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। एक सेट में T है, दूसरे सेट में स्मॉल t है, तो ये हो गया हेटेरोजाइगस। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी होंगे जिसमें या तो ये कैपिटल T दोनों ही उसके सेट में यही वाले जीन होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे इसमें ये होंगे, दोनों छोटे वाले टीज होंगे। तो इनमें क्या होगा, ये हो गया आपका होमोजाइगस कंडीशन, जहां पर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स हैं, तो ये हो गया हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो हेटेरोजाइगस होमोजाइगस अब आपको समझ में आ गया। हेटेरोजाइगस होमोजाइगस अब समझ में आ गया। तो अब बात करेंगे F1 जनरेशन में क्या होता है। F1 जनरेशन वो जनरेशन है जब मेटिंग हुई या आप कह लो क्रॉस हुआ प्लांट के केस में, और क्रॉस होने के बाद में आपको क्या मिल रहा है, एक ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं। तो जो फर्स्ट लेवल ऑफ आपको ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं उसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन, ठीक है। यहां पर एक मान के चलो कि मेल है, ठीक है, एक फीमेल है, इन दोनों के क्रॉस हुए और इन दोनों प्लांट से जितने भी प्रोजेनीज आए वो होगा F1। अब अगर इन प्रोजेनीज में आप क्रॉस कराओ तो आपको आते हैं F2, फिर उनके प्रोजेनीज में कराओ तो F3, है ना। तो ये सिस्टम है, तो इनको बोलते हैं जनरेशन।
फर्स्ट जनरेशन को कौन होगा? फर्स्ट जनरेशन आप होगे, ठीक है। आपके बच्चे हुए तो वो सेकेंड जनरेशन हो जाएगा, फिर अब उनके बच्चे के बच्चे आप ज़्यादा बन जाओ तो आप हो जाओगे थर्ड, वो आपके जो आप पोता कह लो वो हो जाएंगे आपके थर्ड जनरेशन। तो ये है जनरेशन। अब क्या बोल रहा है देखो, अब बोल रहा है कि इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस लाइक दिस, ठीक है, इन ऑफ बिटवीन टू हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स, ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल विल बी। चलो मैं पहले आंसर बताता हूं फिर इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। चलो आओ, कैसे? एक टी यहां से आया, जब आपने वो सुना होगा पुनेट स्क्वायर, है ना, तो पुनेट स्क्वायर में क्या होता है? पुनेट स्क्वायर में होता है ये सिस्टम, टी 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 टी। क्यों? क्योंकि हमने दो हेटेरोजाइगस एनिमल्स को क्रॉस कराया है या प्लांट को क्रॉस करवाया है, वहां देखो आप कोने में, है ना। तो अब ये सिस्टम बन के आएगा टी टी, यहां पे जो बन के आएंगे ऑफस्प्रिंग्स उनके पास में होंगे टी और ये टी, फिर यहां पर जो बन के आएंगे इनके पास होगा टी और ये वाला टी, फिर यहां पर जो बन के आएंगे इनके पास होंगे ये टी टी। तो अब होमोजाइगस की बात करेंगे तो दो तरह के होमोजाइगस थे आपके, एक होमोजाइगस यहां मिल गया, एक होमोजाइगस यहां मिल गया, तो कितने हो गए? 4 में से 2, तो 2 आउट ऑफ 4 तो 50% हो गया ना। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following crosses will give tall and dwarf pea plant in the same proportion? सेम वही क्वेश्चन है, आपको ट्विस्ट कर दिया। अगर आपको CUET में न्यूमेरिकल्स मिलते हैं तो जेनेटिक्स आपका हॉटस्पॉट हो जाता है, जहां से आपको बेसिकली न्यूमेरिकल्स मिलेंगे CUET में, क्योंकि नीट में लगा लो तो नीट में यहां से बतेरी आती है, ये गढ़ है कह लो आपको, ये हो गया इवोल्यूशन का चैप्टर हो गया, थोड़ा इकोसिस्टम वाला चैप्टर हो गया, वहां से तो गढ़ है कि न्यूमेरिकल्स पूछे ही जाते हैं। अगर आपको CUET में न्यूमेरिकल्स पूछने की उनकी मन हुई तो यहीं से पूछेंगे वो, जेनेटिक्स और इकोसिस्टम। तो अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस समझ गए आप, क्रॉसेस मतलब मेटिंग इन प्लांट, विल गिव टॉल एंड डॉर्फ पी प्लांट इन सेम पॉप। कुछ आपको क्वेश्चंस जो है ना वहां पे आपको कुछ वर्ड जो है वो वर्ड मिलेंगे आपको कि बस गुमराह करने के लिए देते हैं, जैसे वो चीजें आपको देखनी होती है, कौन सी चीजें आपको वहां पे फिल्टर लगाना है, आपको ये चीजें पढ़नी है, ये चीजें नहीं पढ़नी। तो जब ये चीजें पढ़नी है, ये चीजें नहीं पढ़नी है, आपको कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आपको क्वेश्चन पढ़ के। जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये अब बोल रहे हैं कि पी प्लांट, इसको काट दो आप, पी प्लांट अगर नहीं हो कोई भी प्लांट हो तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला। तो हमें ध्यान देना है बेसिकली क्रॉसेस पे और सेम प्रोपोर्शन पे। तो ये दोनों चीजें आपकी जो है एक क्वेश्चन का क्रक्स। अब क्रॉस करवाना है विल गिव टॉल एंड इन सेम प्रोपोर्शन, तो अब आप सबको तो करोगे नहीं, तो अब यहां पर बात आती है बैक क्रॉस की, जो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो आपको क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ना, ये बहुत ही उम्दा कह लो आप वैसे क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। तो ये क्या होता है? बैक क्रॉस होता है। अब बैक क्रॉस क्या होता है? जब आप F1 जनरेशन को आप रिसेसिव होमोजाइगस से क्रॉस कराते हो तो सेम चीजें आ रही है ना, तो ये टेस्ट क्रॉस ही तो है। तो ये टेस्ट क्रॉस बेसिकली क्या करता है? ये टेस्ट करता है कि सेम प्रोपोर्शन में है, तो हमें पता चल जाता है अरे हाँ ये टेस्ट क्रॉस हो गया, तो 50-50 प्रोपोर्शन में हमें अगर व्हाइट एंड येलो प्लांट्स मिले, फ्लावर्स मिले, तो ये टेस्ट क्रॉस यहां पे टेस्ट कर रहा है बेसिकली। अब इसको करके देखते हैं हम सॉल्व, है ना। चलो अगर कोई भी आपको ऐसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस मिले या डाइहाइब्रिड क्रॉस मिले तो वहां पे आपको सबसे पहले बनाना होता है पुनेट स्क्वायर। वो बनाएंगे, यहां से एक टी लो, यहां से एक टी लो, यहां से एक टी ले लिया, ये टी यहां पे आ जाएगा छोटा वाला, यहां पे दोनों छोटे हैं, दोनों छोटे को यहां ले आओ, है ना। अब अगर ले आया हमने तो यहां पर टी टी हो गया, टी टी हो गया, टी टी हो गया, टी टी हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, इन द सेम प्रोपोर्शन आपको टॉल और ड्वार्फ मिल रहे हैं। तो अब यहां पर बात आती है हमारी असॉर्टमेंट्स की, लॉ ऑफ डोमिनेंस की। जब आप लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करोगे तो ये डोमिनेंट है, ये टी इस टी पे डोमिनेंट है, ये इसलिए कैप्स में लिखा हुआ है। तो अब यहां पर क्या मिल रहा है आपको? ये दोनों की अगर फिनोटाइप देखो आप तो इन दोनों की क्या होगी? टॉल होगी, इन दोनों की ड्वार्फ होगी। जो जब यहां पे क्या मिल रहा है आपको? दो टॉल मिल गए, दो ड्वार्फ मिल गए।
जब दो टॉल दो डॉर्फ मिले तो क्या हुआ, सेम प्रोपोर्शन हुआ ना, 1:1। तो 1:1 कहां पे मिला आपको, इस क्रॉस में। तो आपको टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये सब याद रखना होगा, तभी आप ये चीज कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक टुगेदर बाय विच बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड को करता है, कौन सा बॉन्ड मोनोसैकेराइड्स को करता है, कौन सा बॉन्ड अमीनो एसिड को करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम बात करेंगे अभी यहां पे इसमें न्यूक्लियोटाइड्स को कौन सा बॉन्ड जोड़ते हैं। तो सबसे पहले बात करो आप बायोमोलिक्यूल्स में, तो बायोमोलिक्यूल्स में क्या होते हैं कि आपको मोनोमर एंड डायमर दो चीजें मिलती है ना। अगर मैं मोनोमर्स की बात करूं, चलो, तो मोनोमर्स और यहां पे हम उसका करेंगे पॉलीमर, ये एल है, ओके। तो मोनोमर कौन सा होगा, मोनोमर हो जाएगा आपका न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड नॉट साइड, ओके, न्यूक्लियोटाइड, फिर यहां पर एमिनो एसिड, फिर यहां पर मोनोसैकेराइड्स, और आगे जाओगे तो आपको ग्लिसरॉल और फैट के लिए मिलते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या बनाएगा, न्यूक्लिक एसिड बनाएगा, Na लिख रहा हूं मैं। एमिनो एसिड क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। मोनोसैकेराइड क्या बनाएगा, शुगर बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट कह लो जिसको, या पॉलीसैकेराइड कह लो, वो बनाएगा। और ग्लिसरॉल क्या बनाएगा, फैटी एसिड बनाएगा। तो अब बात कर रहे हैं हम यहां पर किसकी, ये अटैचमेंट की। जो यहां पर पॉलीमर बन रही है मोनोमर से, तो ये क्या होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे, बहुत सारे एमिनो एसिड अटैच होंगे, मोनोसैकेराइड्स अटैच होंगे। तो जब ये अटैचमेंट होगी तो जाहिर है कि कोई ना कोई बॉन्डिंग होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्योंकि ये क्या है, केमिकल कंपाउंड है। जब ये केमिकल कंपाउंड है तो ये बॉन्डिंग करेगा। बॉन्डिंग करने के लिए कुछ रिएक्शंस होते हैं, आप कह लो उसको डिहाइड्रेशन कह लो, हाइड्रोक्सिलेशन कह लो, कार्बोक्सिलेशन कह लो, कोई भी रिएक्शन होगा। जब ये रिएक्शन सारी होएगी तो क्या होगा, बॉन्ड्स बनेंगे। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहां पर बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है आपको मोनोसैकेराइड्स जब जाके शुगर बनाती है, ठीक है। तो ये क्रॉस हो गया। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एक न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम पे ये अटैचमेंट होती है। तो उस अटैचमेंट में क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप पार्ट लेता है, PO4- कह लो आप, ठीक है, ये पार्ट लेगा। ये जब पार्ट लेगा तब जाके एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है इन न्यूक्लिक एसिड्स। जो दो न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे तब जाके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। तो ये आपका क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो चुका, आंसर आपको मिल चुके हैं। लेकिन अब हम बात नेक्स्ट और आगे जाके करने वाले हैं कि हमें जो यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड है ये किसके बीच में होगा। हालांकि ये दोनों हमारे उसका नहीं है, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड होगा आपके एमिनो एसिड्स के बीच में। दो एमिनो एसिड्स के एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप जब जाके मिलेगी तो जाके आपके पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों दिया है यहां पर, हाइड्रोजन बॉन्ड आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। देखो, इन ए डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए में 2 स्ट्रैंड है भैया, यहां देखो डीएनए में क्या है, 2 स्ट्रैंड है, लेकिन ये बता रहा है इन ए डीएनए स्ट्रैंड। अगर ये 1 डीएनए है, ये सेकेंड डीएनए स्ट्रैंड है, तो ये इस डीएनए स्ट्रैंड की बात कर रहा है। अगर वो बोलता कि बिटवीन 2 डीएनए स्ट्रैंड्स, तो हाइड्रोजन बॉन्ड आता, क्योंकि यहां पर देखोगे तो ए अपना टी से, जी अपना सी से जुगाड़ कर रहा होता है। तो बॉन्डिंग यहां पर होती है, अपने आप को मैनेज करके वो बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड से करते हैं, जो आपको ट्रिपल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड देखने के लिए मिलती है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तब जब बिटवीन 2 डीएनए स्ट्रैंड्स द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर, तो आएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट यहां क्या है, स्टेबिलिटी की, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो यहां पर बात करते हैं सबसे पहले सेंट्रल डॉगमा की। अगर आप सेंट्रल डॉगमा देखो, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, पता है सबको, ठीक है। अब सेंट्रल डॉगमा में क्या होता है कि सेंट्रल डॉगमा में आपको एक जीन, आपको एक कह लो कि फिनोटाइप या उसका फ्लो मिलता है। क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई फिनोटाइप, हम ऐसे दिख रहे हैं, मैं ऐसा दिख रहा हूं, मैं आशीष हूं, तो क्यों? क्योंकि मुझे लोग जान रहे हैं मेरे अपीयरेंस से, मेरे स्टेचर से, है ना, पोस्चर से। तो ये पोस्चर बन के कहां से आई? ये पोस्चर वहां से बन के आई जो हमारे प्रोटीन्स एक्सप्रेस हुए बॉडी में। जो मेरे अंदर प्रोटीन्स एक्सप्रेस हुई वो मुझे आशीष बनाया, आपके अंदर प्रोसेस हुई तो आपको बनाया। अब ये प्रोटीन एक्सप्रेस कैसे हुई? बोलते हैं ना कि आपके जीन में ही है, तो वो जीन में सच में जीन में होता है, लोग ऐसे नहीं है। मतलब इस मामले में दुनिया बहुत लिटरेट है भाई। यहां पर क्या बोल रहे हैं कि एक ये डीएनए स्ट्रैंड है, इसमें जीन्स हैं। जीन्स क्या है? जीन्स न्यूक्लियोटाइड्स है ना, न्यूक्लियोटाइड से जो एक्सप्रेस करते हैं, ये क्या एक्सप्रेस करेंगे? एमआरएनए एक्सप्रेस करेंगे, है ना। एमआरएनए में एचएनआरएनए करेंगे, अगर आपने बहुत पढ़ा है तो एचएनआरएनए करेंगे, ठीक है। एचएनआरएनए अब जाके क्या करेगा, आपको यहां पर बनाएगा प्रोटीन। अब यहां पर बनाएगा आपका प्रोटीन। तो पहले डीएनए था, फिर आया आपका आरएनए, फिर आया आपका प्रोटीन, है ना। अब देखो डीएनए से आरएनए में, आरएनए से प्रोटीन में हमारा कोड ट्रांसफर हुआ है। अब ये प्रोटीन हमारे अंदर होगी एक्सप्रेस और हमारे को देगा ऐसा पोस्चर। अगर मैं थोड़ा मानते स्टंटेड होता तो क्या होता? मेरे अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी होती। ग्रोथ हार्मोन की कमी क्यों होती? क्योंकि हमारे जीन में म्यूटेशन होती, ग्रोथ हार्मोन बनता ही नहीं। अब वो जीन क्या कर रहा है? बेसिकली ग्रोथ हार्मोन तो बना रहा है ना, ग्रोथ हार्मोन इज ए प्रोटीन। अब जो ये प्रोटीन बन के आ रही है यहां पे, मान के चलो वो उसमें कम आई इसलिए वो वैसा दिख रहा है। तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा, जहां पर कि आपके ग्रोथ हार्मोन की जीन इनडायरेक्टली आई है आपके अंदर फ्रॉम डीएनए। वो डीएनए में ग्रोथ हार्मोन इनकोडेड था, एनकोडेड था, ठीक है। अब यहां से डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन आपका डाटा ट्रांसफर हुआ। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सेंट्रल, CENTRA, सेंट्रल डॉगमा। चलो आपने पढ़ा होगा इसको, है ना, अगर ध्यान नहीं दिया तो देख लेना, वैसे आप बहुत होशियार हो, ठीक है। तो ये दिया ही होगा। तो ये फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, जिसने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी दिया 1953 में। चलो तो अब ये आपको यहां मिलके बन चुका है ये सारा कुछ। अब हम बात करेंगे फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप बोलोगे डीएनए होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को अलग करो तो वो क्या है? दो अलग अलग स्ट्रैंड हो गए। आरएनएज बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। कार्बोहाइड्रेट इसकी बात अभी नहीं कर रहे, ठीक है, प्रोटीन की बात अभी नहीं कर रहे। अगर आप डीएनए को देखोगे तो डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है ऑफ सिमिलर स्ट्रैंड जो कि आरएनए में है, वैसा ये बस यूरासिल का फर्क है ना। तो सबसे पहले क्या आया होगा? टेक्निकली आरएनए आया होगा, फिर डीएनए आया होगा। तो यहां पर ये जो बता रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सा आया है? आरएनए आया है, ठीक है। तो आपको रट लेना है बस, और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेंट्रल डॉग, मेरा बेसिकली आपको मतलब ये है कि आपके छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर कर दो, है ना। छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करूंगा तो आपका इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। एग्जाम हो जाता है, बच्चे सो जाते हैं, तो सोना नहीं है, आपको जागना है अभी, है ना। जागने का समय आ गया, इसलिए मैं लेक्चर लेकर आया, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो स्पॉन्सर्ड लेक्चर है ये आप प्लीज़ ज्वाइन करिए कोचिंग को और जुड़े हमसे, और जितने क्वेश्चंस होंगे आपके मैं सॉल्व करूंगा। आपको अगर वीडियो मिलती है तो आप उस पर आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। और हमारी जो कोचिंग सेंटर है वो आपको 20 साल से सर्व कर रही है ना, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, बहुत टॉप फैकल्टीज़ मिलेगी, है ना। तो वो उनसे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ऑब्वियसली आप CUT 2022 में अपने डिज़ायर्ड कॉलेज में जाओगे, है ना। चलो बात करते हैं अब हम
नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद यहां पे मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलो, तो हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड नो कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? रोजालिंड फ्रैंकलिन, इन्होंने एक्सरे मॉडल तैयार किया था। वो एक्सरे मॉडल को यूज किया फ्रांसिस क्रिक और वाटसन ने, जो वाटसन क्रिक मॉडल बोलते हो, उन्होंने यूज किया, फिर जाके आपको बनाया एक डीएनए का स्ट्रक्चर। मैसेल्सन एंड स्टार, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्रिस्टलाइन थ्योरी दिया था, जो आपको पता होगा, है ना। तो इन्होंने डीएनए को बताया कि ये क्रिस्टलेबल है, ठीक है। तो इनका कंट्रीब्यूशन डीएनए में है। चारगफ रूल होती है जो ये बोलता है जितने ए होंगे उतने टी होंगे, और उसके ऑपोजिट प्रोपोर्शन में जी और सी होंगे। तो इनका भी कंट्रीब्यूशन है। तो चारगफ्स रूल भी अगर मैं आपको पढ़ाना चाहूँ तो चलो अभी मैं आपको पढ़ा ही देता हूँ चारगफ्स रूल। तो चारगफ्स रूल ये होता है, गौर से देखो, ये आपका एक हो गया डीएनए, है ना। अब डीएनए में क्या है, ये जी ट्रिपल बॉन्ड कर रहा है सी, जैसा मैंने आपको बताया सी से। ये जी सी क्या है इतना तो आपको पता होगा, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, प्यूरिन्स एंड पैरिमिडिन्स। चलो वो भी पढ़ेंगे आगे, आज पूरा ही क्लियर होगा आपका बायो, है ना, 12th का। एक इससे डबल बॉन्ड कर रहा है टी से, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड है जैसा आपको बताया था। अब ये जी एंड सी, ए एंड टी, अब ये जी इसको पकड़ के रखा है, तो जितने जी पकड़ेंगे उतने तो सी पकड़े जाएंगे, है ना। तो जितने जी पकड़े हैं उतने सी होंगे, जितने ए पकड़े उतने टी होंगे। अब मान के चलो जी अगर 20 है तो सी कितने होंगे, सी भी 20 होंगे। तो 20 + 20 = 40, और ये चार चीजों से मिलकर बनी है, तो दो आपको यहां है। तो अब ये दोनों कितने हो जाएंगे, 60, क्योंकि 100% ही टोटल होगा ना अमाउंट। 100 में से 40 यहां आ गया, 60 यहां आ गया। अगर आपसे पूछे ए कितने हैं तो आप क्या बोलोगे, 60/2 = 30। ये क्वेश्चन है, अभी नेक्स्ट आएगा आपको, इसलिए मैंने आपको बताया, मैं भी अपना मेहनत कम कर रहा हूं ना। चलो, तो चारगफ ने क्या किया था, डीएनए के लिए ही रूल्स दिए हैं। इन्होंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डीएनए पे काम किया और इन्होंने एक्सरे दिए। वाटसन क्रिक दे देते फिर तो कबाड़ा हो जाता ना क्वेश्चन का, इसलिए नहीं दिया। तो मॉरिस विल्किंसन का कोई भी रोल नहीं था, तो आंसर आपका मॉरिस विल्किंसन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ। तो सबसे पहली चीज, जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन क्या होता है। आपको क्या बताया मैंने कि मान लो ग्रोथ हार्मोन है, वो जीन्स में उनके फिट है डाटाबेस, वहां से उनको डिकोड करके फिर प्रोटीन्स बना रहे हैं, है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अगर प्रोटीन्स बन रहे हैं तो हो सकता है कि कभी आपको उस प्रोटीन की जरूरत ही ना पड़े, तो उसको रेगुलेट करने की जरूरत है ना। आपके ग्रोथ हार्मोन इतने ज़्यादा हो गए हैं बॉडी में कि आप जाइजेंटिज्म हो रही है आप में, तो कोई ऐसा मशीनरी भी आपके बॉडी में होगा जो उसको रेगुलेट करेगा आप ग्रोथ हार्मोन नहीं बनाने। तो उसी को हम बोलते हैं कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जहां पर कि हम जीन को कंट्रोल कर रहे हैं, जीन को हम एक्चुअली इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि प्लीज डू नॉट मेक एनी अनवांटेड मटेरियल विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन द बॉडी। नाउ दोज मटेरियल्स विल बी कंट्रोल्ड एट द लेवल ऑफ, ये बोल। तो डीएनए रेप्लिकेशन, ये तो सबसे पहला प्यारा सा प्रोसीजर है। इसके लेवल पे आप करके क्या करोगे, डीएनए तो जीन तो रेप्लिकेट हो ही गए, तो वो तो पहले से हो चुके हैं, क्रोमोसोम्स तो आपके बॉडी में पहले से ही है ना, तो वो तो जितना है उतना ही रहेगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, यहां पे आरएनए बनती है, और आरएनए में होते हैं इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स, और बहुत सारी ऐसी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जो आपको बहुत सारी प्रोटीन बनाती है। अगर डीएनए बन चुका है कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर आपके प्रोटीन को रोका जा सकता है, क्योंकि जब यहां से आरएनए बना, ये एचएनआरएनए था बेसिकली, जिसको अनप्रोसेस्ड आरएनए बोलते हो आप, है ना। ये आपका है एमआरएनए। जब एमआरएनए आपके पास बन के आए, उस लेवल पे आपके पास क्या है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स हैं। एक्सॉन्स आर एक्सप्रेसिंग सीक्वेंसेस, कभी नहीं भूलोगे अब। दिस इज एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। भूल जाते होगे, मैं भी भूल जाता था बचपन में, इंट्रॉन्स क्या एक्सॉन्स क्या, कंफ्यूजन होती थी, एग्जाम में भी उल्टा लिख के आता था, तो आज नहीं भूलोगे।
एक्सॉन्स आर एक्सप्रेसिंग सीक्वेंसेस, जो एक्सप्रेस करें ना अपने आप को, वो सीक्वेंस, वो न्यूक्लियोटाइड का सेट आपका एक्सॉन है, जो इंटरप्ट करे, इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस हो, वो इंट्रॉन्स। तो इंट्रॉन्स आर इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस। ठीक है, तो हैंडराइटिंग मेरी ऐसी ही है, कोई बात नहीं, आप जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखो, है ना, सब कॉन्सेप्ट समझेंगे। चलो, तो फिर अब यहां पर बात होती है ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे हमारा रेगुलेशन होता है। क्यों होता है वो आपको बता दिया, क्योंकि यहां पे सारे इंट्रॉन्स बाहर निकल के आ गए, और अगर यहां पे आप कंट्रोल नहीं करोगे तो प्रोटीन बन गया, और जब प्रोटीन बन गया ना फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसको बीच में ही रोकते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे। इसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस भी होती है, प्रोटीन्स के लेवल पे भी कभी कभी करते हैं। तो वो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी इस लेवल पे आप 12th के लेवल पे आप बीएससी में जाओगे तो आपको बहुत कुछ याद रखना है। फिर तो अभी आप ये याद रखो कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जीन का रेगुलेशन होता है, एज यू हैव सीन इन द लैकोपेरोन। लैकोपेरोन में आपने देखा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेसर प्रोटीन आ जाती है। रिप्रेसर प्रोटीन क्या होता है, उसको बाइंड ही नहीं करने देता है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जो लैक्जी जीन थे उनका नहीं करने दिया। जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुए तो प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, एंजाइम्स नहीं बनेंगे, तो लैक्टोज की मोबिलिटी कम। तो ये सारी चीजें आपको ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे हो रही है, नॉट एट द ट्रांसलेशन जहां प्रोटीन बनती है, नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा, डीएनए एप्लीकेशन नहीं। अगर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन दे तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे भी रेगुलेशन होती है ना। तो वो आपको बीएससी में पढ़ने की चीज है, बीएससी में पढ़ना, पहले एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the base sequence of a codon in mRNA is 5 AUG to 3 prime in the sequence of tRNA pairing with, it must be। तो ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपको कहाँ से है, ये आपका क्वेश्चन है आपको ट्रांसलेशन से। तो हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट कर दिया है ना। तो अब यहाँ पर बात करेंगे हम कोडोन्स क्या होते हैं, mRNA क्या है, तो वो तो दिखा दिया आपको, tRNA क्या है, 5 प्राइम क्या है, AUG क्या है ना। तो AUG बेसिकली स्टार्ट कोडोन होता है, अगर आप ऐसे याद रखो तो स्टार्ट कोडोन भी है ये, यहाँ पर कुछ और है ये, वो टेंशन नहीं लेना आपको, वो अभी मेरा टेंशन है बताना, है ना। तो अभी के लिए AUG क्या है, यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड है, नॉट द स्टार्ट कोड। तो अब AUG मान के चलो कि आप अगर एक tRNA लो, तो अगर आप tRNA को क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, tRNA को आपको ने पढ़ा होगा, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ tRNA, ठीक है। मान के चलो कि ये आपका क्लोवर लीफ टाइप स्ट्रक्चर हुआ, तो ये वाला पोर्शन जो होता है इसको बोलते हैं हम एंटी कोडोन लूप। कोडोन कहां होता है, कोडोन होता है आपके mRNA में। अब क्या बोल रहा है कि जो mRNA पे ये है ना, यहां देखो कोडोन्स ऑफ इन mRNA, कोडोन्स कहां है mRNA में, एंटी कोडोन कहां है आपके tRNA में। तो इन्होंने कुछ नहीं पूछा है, बस एंटी कोडोन का सीक्वेंस पूछ लिया। अब आपको क्या बोल रहे हैं, AUG है ये, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में AUG है, एंटी कोडोन में उसका उल्टा। तो उल्टा क्या होगा, U फॉर A, क्योंकि T A से बनाता है ना, तो यहां पे U फॉर A एंड A फॉर। तो अब अगर आप देखोगे तो ये आपको कहां पे मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है यहां पे, है ना। तो बेसिकली यही है आपका सॉल्व करने का ट्रिक, एंटी कोडोन और कोडोन के आपको डायलॉग्स को समझने पड़ेंगे, है ना। जब ये आप यहाँ पे मिल जाएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल अटेंटिवली करना है, जितना काम रहोगे एग्जाम में ना उतने आराम से क्वेश्चन होगी। वहाँ पे घबराए तो क्वेश्चन भी घबरा जाएगा, तो होगी नहीं आंसर, इजी क्वेश्चन भी फिर गलत करके आओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, इन ई कोलाई बैक्टीरिया द लैकोपेरोन गेट्स स्विच्ड ऑन व्हेन, लैकोपेरोन की बात की थी, लैकोपेरोन हाजिर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब लैकोपेरोन क्या है आपका, लैकोपेरोन, ओपेरॉन क्या है, सबसे पहले तो ये समझेंगे। ओपेरॉन एक ऐसा सिस्टम है
जीन के अंदर, मतलब आप कह लो कि जीनोम में, जीनोम में जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम कह लो, सब में, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जहां पर एक सेट मिलता है आपको, प्रोमोटर भी होंगे, ऑपरेटर भी होंगे, जीन भी होगा, रेगुलेटरी, हाँ तो रेगुलेटरी सीक्वेंस भी होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें जो होती है वो मिलके आपको बनाती है एक ऑपरेटर सिस्टम। तो अगर मैं ऑपरेटर बनाऊं, जनरल ऑपरेटर, तो यहां पर होगा आपका प्रोमोटर, यहां पर होगा आपका ऑपरेटर, यहां पर होगी आपकी मेन जीन जो कि आपको बना के देने वाली है प्रोटीन। वो प्रोटीन चाहे एंजाइम हो चाहे कोई भी चीज हो, तो वो आपको बना के देने वाली है ये जीन। अब ये जीन आपको एनकोड करके बना के देगी, मान के चलो, तो इसको बोलते हैं हम ऑपेरोन। ऑपेरोन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ जीनोम, जीन बेसिकली कर। तो जीन को ऑपरेट करने के लिए हमें प्रोमोटर चाहिए, सब कुछ चाहिए, जो जो चीजें चाहिए वो एक ही जगह पे मिल गया इसको, तो ये ऑपेरोन हो गया। अब ये ऑपेरोन है लैक्टोज का, तो लैक जीन का है बेसिकली। लैक जीन के लिए ये ऑपरेटर है, इसलिए इसको लैक ऑपेरोन बोलते हैं। गेट स्विच्ड ऑन व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड्स टू द रिप्रेसर। अब देखो क्या है कि रिप्रेसर से बोल रहा है बाइंड करेगा। अभी तो इस लेवल पे अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहे तो मैं आपको बता दूं ये आंसर सही है, लेकिन अब कैसे सही है उसको जानने के लिए हमें पहले पीछे वाले सबको देखना पड़ेगा कि ये कैसे गलत है, ये कैसे गलत है, ये कैसे गलत है ना। तो ये कैसे गलत है, अब देखो, रिप्रेसर बाइंड्स टू ऑपरेटर। जब ये ऑपरेटर में बाइंड कर जाएगा रिप्रेसर, रिप्रेसर क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। तो यहां पर ना एक रेगुलेटरी सीक्वेंस होती है, आपने देखा होगा। ये बेसिकली क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। ये रिप्रेसर प्रोटीन बेसिकली शट ऑफ होता है किससे, लैक्टोज के प्रेजेंस में। ये काम नहीं करता, लेकिन रिप्रेसर बाइंड्स टू ऑपरेटर। अगर लैक्टोज नहीं है तो यहां जाकर बाइंड कर जाएगा। जब ये बाइंड करेगा तो होने ही नहीं देगा ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है क्या, देखो स्विच्ड ऑन बोल रहा है ना कि ऑफ बोल रहा है, तो ये हो गया आपका गलत। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू ऑपरेटर, अगर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स कर जाएंगे ऑपरेटर से फिर तो स्विच ऑन हो ही जाएगा, लेकिन रिप्रेसर तो नहीं चाहिए ना यहाँ पे हमें। लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड्स टू आरएनए पॉलीमरेज। लैक्टोज तो कोई बाइंड ही नहीं करता आरएनए पॉलीमरेज से, वो तो रिप्रेसर का काम है ना। तो ये चीजें हो गई आपकी यहाँ पे क्लियर। तो अब समझ में आया फर्स्ट क्यों सही है। अब हम फर्स्ट की बात करते हैं। लैक्टोज इज प्रेजेंट, लैक्टोज प्रेजेंट है, रिप्रेसर से बाइंड किया, तब जाके हमारा ये स्विच ऑन हुआ। क्योंकि जब ये दोनों बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बना लेंगे तो ये भैया रिप्रेसर साहब यहाँ पहुंच ही नहीं पाएंगे ऑपरेटर वाले रीजन में। जब ये ऑपरेटर वाले रीजन में नहीं पहुंच पाएंगे तब क्या होगा कि तब हमारा सिस्टम बिल्कुल सही चलेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी, स्विच ऑन होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए। मैंने बताया ना ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं 30% वाला, चारगाफ्स रूल। तो मुझे लगता नहीं है इसको करने की जरूरत है यहाँ पे, तो इसका आंसर अब आप पीछे जाके देख लेना 30% है ना। जहां पर साइंटिस्ट दिए हुए थे वहीं पे मैंने इसको सॉल्व किया था, जहां पर आपको चारगाफ साहब के मैंने रूल्स बताए थे, ठीक है। तो अब ये चीज हो गई आपकी यहाँ पे क्लियर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिस्टोन प्रोटीन्स आर बेसिक, पॉजिटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड। अब क्या है ये, है ना। तो ये बेसिकली अब आपको देखना है यहाँ पर। मान के चलो कि अगर हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पे होते हैं सबसे पहले ये जानना है। तो न्यूक्लियोसोम। अब बात आती है यहाँ पे न्यूक्लियोसोम की, ठीक है। बहुत स्लो हूं मैं, थोड़ा फास्ट होता हूं, है ना। तो न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम क्या है, ये एक बॉल है, स्ट्रिंग ऑन बीड्स बोलते हैं ना। तो एक प्रोटीन है जो प्रोटीन आपको आपके डीएनए को बाइंड करके रखता है। डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है। एसिड जहां भी होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो सबसे पहले चीज क्या है कि जब डीएनए नेगेटिव है, एसिड है, तो जिस पे बाइंड करेगा ये हिस्टोन प्रोटीन, इस पे अगर बाइंड करेगा तो क्या होगा, तो वो बेसिक होगा। सबसे पहली चीज तो बेसिक होगा। तो ये दोनों आपको ऐसे ही कट गए ना। अब आते हैं हम बेसिक पे। अब क्या है, एसिड है, COOH ग्रुप होगा यहाँ पे जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है।
और अभी हम क्या करें, हिस्टोन का पता लगा रहे हैं, आखिर वो कैसा हो सकता है। मुझे नहीं पता हिस्टोन क्या है, मुझे नहीं पता आशीष कौन है। किसी ने मुझे स्ट्रक्चर बताया था कि वो ऐसा दिखता है, उसने दाढ़ी रख रखी है, चश्मा लगाता है, बाल छोटे हैं और लीन है। तो यही चीज मुझे पता चली है कि अभी जो है हिस्टोन की ये प्रॉपर्टी है। तो हमें डीएनए की प्रॉपर्टी पहले से पता है, अभी आपको पढ़ाया था मैंने। डीएनए सब पढ़ते हैं, हिस्टोन्स मान के चलोगे थोड़ा छोटा टॉपिक। तो अब हम डीएनए से इनडायरेक्टली हिस्टोन का पता लगाएंगे वो कैसा है। तो डीएनए में क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो जब ये उससे बाइंड कर रहा है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, तो अट्रैक्ट जब कर रहा है तो वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो आपके बी नंबर का क्वेश्चन सही हो गया। नेगेटिव होता तो ये स्ट्रिंग ऑन बीट्स बनाता ही नहीं, कॉम्पैक्ट होता ही नहीं, अट्रैक्ट होता ही नहीं, अटैच होता ही नहीं एक दूसरे से, है ना। तो ये चीज हो गई आपकी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि ट्रांसक्रिप्शन इज अकॉम्प्लिश्ड विथ, चलो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन। सबसे पहले रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन। तो जब हम ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो ये बोल रहा है कि एक एंजाइम चाहिए जो कि बेसिकली क्या करेगा। रेप्लिकेशन क्या था, डीएनए से डीएनए बनाना, डीएनए से आरएनए बनाना इज ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से फिर प्रोटीन बनाना इज ट्रांसलेशन। तो अब यहां बोल रहा है ट्रांसक्रिप्शन इज अकॉम्प्लिश्ड विथ, तो डीएनए बेस्ड डीएनए। अब क्या है, डीएनए से, अब यहां पे थोड़ा मैं बताता हूं, देखो ऐसे बताऊंगा कि कभी नहीं भूलोगे। ये है आपका डीएनए, इससे बन रहा है डीएनए। तो डीएनए बनने के लिए डिपेंड किस पे है भैया, ये डीएनए पे ही है। तो सबसे पहली चीज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आपको यहां पर, ठीक है। तो ये आपका हो गया गलत, क्योंकि ये रेप्लिकेशन करता है। ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं जहां पर ये डीएनए बेस्ड, डीएनए पे डिपेंड होकर आरएनए बन रहा है। और एंजाइम कौन सा है, एंजाइम है आपका पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। तो यहां पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की बात आती है। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, बी नंबर आपका है सही। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जाते हो तो ये उसका है, तो ये हो गया गलत। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नाम की चीज अभी तक तो मैंने नहीं सुनी, तो ये शायद ठीक है, क्योंकि पॉलीमरेज जो भी होगा ना वो होगा आपका डीएनए पॉलीमरेज। तो आपका सॉरी, ये देखो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये तो गलत हो गया ना, आरएनए पॉलीमरेज होता ही नहीं है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो सिर्फ आपका आंसर कौन सा सही है, ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, क्योंकि यहां पर बन रहा है आपका ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर सही। चलो नेक्स्ट चलते हैं। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, सॉरी फॉर दिस स्पेलिंग, refers to the development of embryo, homologous organs, fossils, analogous organs. पैलेंटोलॉजिकल स्टडीज क्या है, पैलेंटोलॉजिकल स्टडीज वो स्टडीज हैं जो स्टडीज क्या करते हैं, मान चलो कि स्टडीज में हेल्प करते हैं, आर्कियोलॉजिकल स्टडीज में हेल्प करते हैं फॉर इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। तो फॉसिल्स ही है जो आपको स्टडी करके देता है, क्योंकि आपको बहुत सारे रेमनेंट मिलते हैं, वो रेमनेंट आपको क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं आपको ये स्टडी में, कितने साल पहले ये था, इतने साल पहले ये था, इसका एंसेस्टर ये है। तो ये स्टडीज फॉसिल्स के बेसिस पे होती है, इनके बेसिस पे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बात करें एविडेंसेस, तो एविडेंसेस आपको फॉसिल से ही मिलते हैं, है ना। तो नेक्स्ट करते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स अराइज ड्यू टू, चलो यहां पर ना आपको मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं। सबको पता है एनालॉगस क्या होता है, होमोलोगस क्या होता है। होमोलोगस होता है सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, लिख लो, पहले सेम आएगा होमोलोगस में, होमो मतलब सेम,
तो इसलिए सेम पहले आ गया। आपको पता है ना, होमो हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस मतलब सिमिलर, दो अलग अलग, दो सेम ही थे, तो इसलिए यहाँ पे सेम पहले आ गया। तो होमो को आप रख लो, चलो मैं लिख देता हूँ, ये आपको याद करने के लिए अच्छा रहेगा। तो बच्चों होमो मतलब सेम, तो यहां पर आ जाएगा होमो में सेम स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शन। दो ऑर्गेनिज्म है जिसके फंक्शन सेम है, फंक्शन डिफरेंट है लेकिन स्ट्रक्चर सेम है, ऑरिजिन सेम है, तो ये होमो हो गया। उसके इसका उल्टा कर दो तो एसी वो हो जाएगा एनालोगस। एना मतलब भी हो जाता है उल्टा, है ना, तो अब उल्टा कर लो इसको, तो ये हो गया आपके क्या, डिफरेंट स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन। तो डिफरेंट पहले आ गया इसलिए उल्टा हो गया, यहां सेम पहले आ रहा है इसलिए सीधा है। तो एक तरीका तो ये होगा याद करने का। दूसरा तरीका क्या है पता है? दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे याद करो, HDAC, HDTV सुनी होगी, HDAC पहली बार सुन रहे हो, है ना। तो हाईली डिफाइंड AC, H से होमोलोगस, D से डायवर्जेंट, A से एनालोगस, C से कन्वर्जेंट। जिंदगी में नहीं भूलोगे ये ट्रिक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट की बात करें तो यहां पर आते हैं, और ये है आपका विच टाइप ऑफ सिलेक्शन इज इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म ऑब्जर्व्ड इन मॉथ, दैट इज बिस्टन बिटुलारिया। तो इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म सबने सुना है, लाइकन वाला, है ना। तो अब यहां पर क्या होता है, अब आपको समझने की चीज ये है, स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन क्या होती है, डायरेक्शनल क्या होता है, डिसरप्टिव क्या होता है। चलो, स्टेबलाइजेशन वो है जहां पर आपको एक बेल शेपेड कर्व मिलता है, इधर सेम, दोनों साइड के पॉपुलेशन या दोनों साइड के कैरेक्टर फेवर होते हैं। अगर इंसान को पंख है तो भी जिंदा रहेगा, पंख नहीं है तो भी जिंदा रहेगा। इंसान तो नहीं, बर्ड्स ले लो। तो ये हो गया आपको स्टेबलाइजिंग, मतलब ही नहीं है कुछ भी, स्टेबल है, कुछ भी करो भैया हम तो यही करेंगे, है ना। डायरेक्शनल में क्या होता है, अगर मान के चलो कि यहां पर पंख है तो वो जिंदा है, पंख नहीं है तो मर गया। यही चीजें होती है इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म में, पॉल्यूशन है तो जिंदा, पॉल्यूशन नहीं है तो मर गया। तो ये जो है डायरेक्शनल हो जाएगा। डिसरप्टिव में क्या होता है कि डिसरप्टिव और आर्टिफिशियल नाम की चीज तो है ही नहीं कुछ भी। डिसरप्टिव देख लेते हैं। डिसरप्टिव में क्या होता है कि आपको जो फेवर करती है ना पॉपुलेशन को, वो दो जगह पे करती है, दो जगह पे, मतलब फ्लक्चुएशन मिल रहा है, पहले फेवर करेगा फिर नहीं करेगा। लेकिन ऐसी बात थी वहां पे नहीं थी, पॉल्यूशन है तो रहेगा ही, वो स्टेबल नहीं कर पाएगा, टॉक्सिक हो गया उसके लिए, ठीक है। तो ये हो गया डिसरप्टिव, ये होगा स्टेबलाइजेशन। और डायरेक्शनल में क्या होगा, वन साइड इज फेवर्ड, है ना, वन साइड इज फेवर्ड। यहां पे नंबर ज्यादा है, उनके नंबर ज्यादा हैं जो पॉल्यूशन में सर्वाइव कर पा रहे थे, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू ओपेरन एंड हेल्डन वाला थ्योरी है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। तो ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में समझाने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप ये जान लो कि पुराने ज़माने में ऑक्सीजन नहीं थी, तभी हम नहीं थे। तो उनके एक्सपेरिमेंट में भी उन्होंने यही प्रूव किया कि ऑक्सीजन है ही नहीं भैया। जब ऑक्सीजन नहीं है तो इंसानियत कहाँ, जानवर कहाँ जिंदा होंगे। तो ऑक्सीजन नहीं थी उनमें, ऑक्सीजन होती तो हम पढ़ते ही नहीं, फिर तो और कुछ पढ़ रहे होते। चलो नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या है, कोलोस्ट्रम इज फर्स्ट मिल्क, ये आपका फर्स्ट मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ ए मदर। तो ये अगर आपको मेमोरी ग्लैंड से फर्स्ट मिल्क निकल के आई है तो उसमें कौन सा एंटीबॉडी होगा जो बच्चों को डिजीज से वो करेगा। एंटीबॉडीज सबको पता है कि एंटीबॉडीज क्या है, कि अब कोरोना में इतना एंटीबॉडी सुन लिया ना कि आप थर्ड क्लास के बच्चे से पूछोगे कि भाई एंटीबॉडीज क्या है, वही बता देगा, ठीक है। तो अब बात है कि कोरोना छोड़ो, यहाँ पे बात करेंगे डिजीज को, बच्चों को डिजीज से कैसे बताएंगे, क्योंकि बच्चों में तो मान के चलो तो अंदर पैक्ड है, तो उसको कौन बचाएगा, तो उसको बताएगा IgA। इसको याद करने का ट्रिक बताऊं मैं, इसको याद करने का ट्रिक ये है कि बच्चा जन्म लिया नहीं और ABCD सिखाना स्टार्ट कर, तो ये हमारा A, ठीक है। तो A से स्टार्ट हो रही है भैया, ये देखो, तो ये सिस्टम है यहाँ पे। ऐसे अगर ट्रिक बनाओगे तो सब कुछ याद रखोगे, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे।
और भाई अगर मेरे से पढ़ना है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन लें हमारी कोचिंग का, और आपको बहुत अच्छी यहाँ पे आपको लर्निंग मिलेगी। और मेरा तो एक ही मोटो है कि हैप्पी लर्निंग, हंसते हंसते सीखना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिम्फॉइड टिश्यू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिम्फॉइड टिश्यू भाई, वो तो समझ में आ जाता है कि स्प्लीन है, टॉन्सिल हैं, लिम्फ नोड्स हैं, ये सारे हैं जहाँ पर क्या होता है बेसिकली लिम्फॉइड्स क्या हैं, लिम्फॉइड्स वो है जहाँ लिम्फोसाइट्स एक WBC का पार्ट है आप कह लो, वो लिम्फोसाइट्स जहाँ पे डेवलप करेंगे बेसिकली, वहाँ पे आपको एंटीजन प्रेजेंटेशन होगी, बहुत सारी चीज़ें होती है जो वहाँ पर होती है जो आपके बीमारियों से लड़ने में सहायता करती है। लेकिन पैंक्रियाज में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। थाइमस में क्या होगा कि आप देखते हो ना कि थाइमस बच्चों का बहुत बड़ा थाइमस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी चाहिए, बहुत इन्फेक्शंस के प्रोन होते हैं वो, तो उस केस में उसको लिम्फॉइड या आप ये कह लो लिम्फोसाइट्स की जरूरत होती है, तो थाइमस में होती है। धीरे धीरे वो कम हो जाता है और बाद में तो जाके वो भी हो जाता है। स्प्लीन भी है, टॉन्सिल्स भी हैं, जहाँ पे आपको लिम्फोसाइट्स का बेसिकली डेवलपमेंट वगैरह होता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हीमोजोइन इज ए। सुना है नाम हीमोजोइन? कहाँ सुनना है? ये सुना होगा मलेरिया वाले चैप्टर में, है ना। तो मलेरिया बेसिकली प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल भी बोल दो, है ना, बहुत सारी स्पीसीज है। तो हीमोजोइन इज ए प्रीकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन। कभी ये बात डाइजेस्ट हो सकती है? ये तो यही बात हो गई कि हमने शार्क मार के लाया, उसको फ्राई किया, तो ये बहुत गलत है। हीमोजोइन से हीमोग्लोबिन का प्रीकर्सर नहीं है, हीमोग्लोबिन हमारे अंदर है, प्लाज्मोडियम में थोड़ी ना है। टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस, बिल्कुल नहीं, मलेरिया करता ही नहीं है। टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल्स, बिल्कुल सही है ना। टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम हीमोफाइलस, नहीं। ये तो देख लो, गेम खेल रहे हैं आपको, है ना। तो क्वेश्चन में गेम भी खेलते हैं, लेकिन आपको आपके पढ़ाई के साथ गेम खेलनी है, तभी आप याद कर पाओगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऑन द फॉलोइंग वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर रिंगवर्म। रिंगवर्म कौन सा नहीं है बताओ? बहुत दिन बाद देखूंगा तो मैं भी हिल जाऊंगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन है तो आप बताओ अब कौन सा नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जब आप NCERT में आप ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में जाओगे ना, तो जहां पर आपको बेसिकली ये रिंग वॉर्म का दिखाया गया है जो डर्मल डिजीज है, तो ये डर्मल इन्फेक्शन में आपको ये दिखाया हुआ है कि वहां पे 3 नाम डायरेक्ट दिए हैं। अगर आप NCERT अच्छे से पढ़ते हो ना, दुनिया का कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। NCERT और NCERT, आज से NCERT बस, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरम, ये तीनों नाम दिए हैं, तीनों ही फंगस है जो कि आपको फंगल इन्फेक्शन कर रहा है, जो रिंग वॉर्म कहलाते हैं, दांत खाज खुजली बोलते हैं ना भाई। ये मैक्रोस्पोरम जो है ये बिल्कुल भी रिंग वॉर्म नहीं करता है, माइक्रो करता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, माइक्रो, समझे। तो ये सिस्टम याद रखना है, ऐसे ही आपको याद रखना है, तभी आप समझ पाओगे। Breeding of crops to increase the level of essential nutrients is called, टर्म है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बस आपको याद करनी है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, आपको स्प्लिट करके बता सकता हूं कि इसमें क्या होएगा। सबसे पहले आओ बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन क्या है? फोर्टिफाई करना मतलब एनरिच करना, और एनरिच करना मतलब लेवल ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। पहले ही आपको आंसर मिल चुका है, लेकिन अब नेक्स्ट देखेंगे हम। बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन बेसिकली एक ऐसा है जो एक्वेटिक सिस्टम में आप मान चलो कोई भी केमिकल्स डाल रहे हो जो हानिकारक है, उसको मैग्नीफाई करता है वो अलग नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, तो डेट इज बायोमैग्निफिकेशन। तो इसके रिस्पेक्ट में तो ये सही नहीं है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ब्रांच है जहाँ से आप बेसिकली क्या करो, डेटाबेस की स्टडी करते हो, आप अपने जीन्स की कह लो, प्रोटीन्स की कह लो, सारे डेटाबेस की स्टडी करते हो। बायोटेक्नोलॉजी सबको पता है, जो एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
तो नेक्स्ट में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मरीन फिश। जब तक रट्टा नहीं लगाओगे तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाला। रोहू, लेकिन ट्रिक भी है, ऐसा नहीं है ट्रिक नहीं है। और उस ट्रिक को बताऊंगा कौन, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इसको बताएगा कौन, मैं बताऊंगा। चलो, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो बात है कि रोहू ये लोग खाते हैं, कतला भी खाते हैं, कार्प भी खाते हैं। हिल्सा को सुना हुआ खाते हुए? मतलब मैं बात कर रहा हूं हमारे आसपास के लोगों की, नॉट जो कि सी कोस्ट पे। दिल्ली में कभी खाए हो हिल्सा? नाम भी नहीं सुना ना शायद। लेकिन ऐसे नहीं करना है कि नाम नहीं सुना तो नहीं करना है, ठीक है। पॉम्फ्रेट वगैरह ये सब है मरीन जो नाम नहीं सुना हो। लेकिन क्या करना है आपको, जाके एनसीईआरटी को ढंग से पढ़नी है। तो आपको रोहू, कतला, कॉमन कार्प ये सारी आपको वहां पे, सिंगवी ये सब जितने हैं ना, ये सारे आपको मिल जाएंगे। तो आंसर इसका हिल्सा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो बोल रहा है विच एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है भैया, इसको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। देखो, which one of the following is not a nitrogen fixing organism? नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म कौन सा नहीं है? एनाबेना मैंने सुना है, नॉस्टॉक भी है, एजोटोबैक्टर भी है, लेकिन स्यूडोमोनास ये है तो सॉइल बैक्टीरिया ही, लेकिन स्यूडोमोनास ये काम नहीं करता नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो ये आपका हो गया आंसर। तो जब चैप्टर सही से पढ़ोगे तभी कर पाओगे, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। The vitamin whose content increases following the conversion of milk into curd by lactic acid bacteria is, बताओ। ये सब क्वेश्चन जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक नहीं होगा, है ना, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलो, विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, बिल्कुल नहीं है। मिल्क का स्कॉर्बिक एसिड से कोई लेना नहीं। विटामिन डी का हो सकता है कि कैल्शियम है तो हो सकता है हो, लेकिन मिल्क में कैल्शियम उतना नहीं है। विटामिन B12 ये आपका है टारगेट। कोबालामिन, टोकोफेरॉल, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन, सनलाइट विटामिन भी आप बोलो, ये सब कुछ ये है ना। तो ये विटामिन का काम मिल्क से कोई लेना नहीं है, मिल्क से लेना ना ये है विटामिन B12। ये क्यों बोल रहा हूं, अब देखो, जब आप कर्ड की बात करते हो ना, तो कर्ड में बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैक्टीरिया B12 सिक्रीट करते हैं। तो ये जब आप जाके पढ़ोगे तभी आपको होगा, वरना ही नहीं होने वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्योंकि अगर मैकेनिज्म समझाऊंगा फिर तो 1 घंटा इसके लिए ही चाहिए। 3 घंटे में मुझे आपको 120 क्वेश्चन करके बताने, 1 घंटा अराउंड हो चुका है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइकोराइजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइकोराइजा सबको पता है एसोसिएशन है प्लांट और फंगस के बीच का, लेकिन ये प्लांट और फंगस के बीच का जो है ना एसोसिएशन, इसमें किसी को घाटा नहीं हो रहा। तो ये क्या होगा, म्यूचुअलिज्म। तो ये होगा आपका म्यूचुअलिज्म। एक्टोपैरासिटिज्म, पैरासाइट नहीं है ये, एंडोपैरासाइट भी नहीं है, अंदर नहीं जा रहा प्लांट के, प्रीडेशन तो करेगा ही नहीं, ये तो खुद छोटा सा है बेचारा माइक्रोराइजा। फंगस भी ले लो वो भी छोटा है, प्लांट बड़ा है, तो कहाँ से फंगस उसको नुकसान पहुंचा पाए, है ना। तो चलो, ये प्रीडेशन हो जाता है तब जब एक बड़ा स्कैवेंजर जानवर आके, या प्लांट कह लो, वो उसको हानि पहुंचाता है। लेकिन क्या करेगा, तो प्लांट तो उसको हानि पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि प्लांट तो बेचारे प्लांट है, हमें O2 देते हैं ना। चलो इसके आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the interspecific interaction in which one partner is benefited and the other is uninfected is called। जल्दी जल्दी से इसको ड्रॉ करते हैं। एमेंसलिज्म क्या होता है कि अगर आप दो एनिमल्स के रिलेशन को देखो तो आपको क्या पता चलता है कि ये रिलेशन बेसिकली ये एक को हानि भी पहुंचा सकता है
या इसको बेनिफिट भी पहुंचा सकता है। अगर ये एक को बेनिफिट पहुंचा रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है तो दैट इज एमेंसलिज्म। दोनों को फायदा हो रहा है तो दैट इज म्यूचुअलिज्म। कंपटीशन कमेंसलिज्म। एक न्यूट्रल हो गया, जीरो को न्यूट्रल मानना, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है, द इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन इन विच वन पार्टनर इज बेनिफिटेड द अदर इज अनअफेक्टेड। एक को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को अनअफेक्टेड है, तो कौन सा होगा, ये। सही है। नेक्स्ट इज फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये तो आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हो dn/dt, फॉर्मूला जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक याद नहीं होंगे, लेकिन अब समझना है आपको फॉर्मूला को। dn मतलब नंबर। रेट तब होता है जब नंबर को आप टाइम से डिवाइड करो, ना कि टाइम को नंबर से डिवाइड करो, तो ये आपके गलत हो गया, ठीक है। कांस्टेंट है r, तो r हमेशा कहां पे होगा, अपोजिट साइड में, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ये प्रोपोर्शनल होगा, तो इसको r से आप कर रहे हो, तो r यहां पे होगा, ठीक है। तो r कितनों में इधर है, बस इसमें है और इसमें है, तो ये और ये होने चाहिए, लेकिन ये तो गलत हो गया पहले से ही। तो आपके सही कौन से हैं, ये वाले। क्लियर। नेक्स्ट, नेशनल पार्क डेवलप्ड फर्स्ट इन इंडिया वाज। इसमें नहीं कुछ कर सकता हूं मैं, आपको याद करने हैं ये। आपको ये फर्स्ट चैप्टर में भी मिलेंगे जब आप पढ़ोगे 11th की बुक, लेकिन ये इकोसिस्टम का क्वेश्चन है, तो आपका आंसर हो जाता है जिम कॉर्बेट, जो कि 1936 में बनाया गया था। सोचो कितना पुराना नेशनल पार्क है ना। काजीरंगा नेशनल पार्क ही है, गिर फॉरेस्ट, लेकिन ये सबसे पुराना ये। नेक्स्ट, चलो ये हो गया आपका पार्ट ए कंप्लीट। जो पार्ट ए था ना आपका, जो आपको बता रहा था, वो खत्म हो गया। पार्ट बी में चलते हैं अब हम। पार्ट ए में क्या था, बायोलॉजिकल साइंसेस कॉमन। अब जो बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ बायोकेमिस्ट्री आने वाली है, फिर बायोटेक आएगी, ठीक है।